नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुलाई केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक। बीजेपी की शिकायत के बाद बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब। केरल के त्रिशूर में राहुल गांधी का अलग मत्स्य मंत्रालय बनाने का वादा। राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई आज। सरकार ने दस्तावेज लीक होने पर कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, लीक गोपनीय दस्तावेजों से खतरे में राष्ट्रीय सुरक्षा। करतारपुर गलियारे की रूपरेखा को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक। दोनों देशों के बीच अटारी वाघा सीमा पर वार्ता। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर गलियारे को शुरू करने के सरकार के फैसले के मद्देनजर बैठक। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्रपति ने प्रदान किए 3 कृति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 15 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 1 उत्तम युद्ध सेवा मेडल समेत 25 अति विशिष्ट सेवा मेडल। रक्षा अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां मौजूद। और आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की दुनिया की कोशिशों पर चीन ने चौथी बार लगाया अड़ंगा। अजहर को लेकर चीन के रवैये पर भारत ने जताई निराशा। कहा, आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जारी रहेगा प्रयास। शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव के दौरान काला धन और दूसरी अवैध सामग्री के वितरण पर निगरानी के लिए तैनात अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। पर्यवेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद आयोग ने पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई है। अगले महीने की 11 तारीख को शुरू हो रहे 7 चरणों के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए 800 से ज्यादा पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। पर्यवेक्षकों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा जैसी विभिन्न केंद्रीय सेवाओं से किया गया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ये सभी पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग के लिए काम करेंगे। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी जमीनी हालात की रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील राज्य घोषित किए जाने की मांग की। बीजेपी ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। पार्टी ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकारियों की सूची सौंपकर पक्षपात का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बेहद जरूरी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने केरल में पार्टी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। राहुल गांधी केरल के त्रिशूर पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों की संसद में उनकी समस्याओं को लेकर वार्ता की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही मछुआरे से संबंधित मंत्रालय का गठन किया जाएगा, जो इन परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम आमदनी का प्रावधान करेंगे और ये भी कहा कि अगर देश के लोगों को रोजगार देना है और बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है तो इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष आज कोझिकोड में कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। Somebody has to represent you, all the fishermen of the country. This parliament has to be represented in that parliament. So my commitment to you is that the moment we win in 2019, all the fishermen of this country will get their own dedicated ministry in Delhi.
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए कल 21 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की और इसमें सुशील कुमार शिंदे, श्री प्रकाश जायसवाल, राज बब्बर, प्रिया दत्त और संजय सिंह के नाम शामिल हैं। पार्टी ने दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश की 16 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही 11 उम्मीदवार घोषित किए थे। इस तरह कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 27 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर मुरादाबाद से उम्मीदवार होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में गठबंधन सरकार के भागीदार कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन जारी रखने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जेडीएस के महासचिव दानिश अली ने कल कोच्चि में मुलाकात की और चुनावी गठबंधन पर सहमति जताई। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। राज्यों में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 20 पर कांग्रेस और 8 सीटों पर जेडीएस चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूर्वोत्तर में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है और इसी क्रम में कल बीजेपी महासचिव राम माधव ने त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटों के लिए गठबंधन सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ सीट साझा करने को लेकर चर्चा की। राम माधव ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के साथ IPFT सुप्रीमो NC देव वर्मा के साथ बैठक की। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट पर 11 और 18 अप्रैल को मतदान होना है। This is a democratic party and they have their own thought, they have their own ideology, and that is why they are a different party. If the ideology and everything was same, then there should be no other party. They would have BJP only. But it is not the case. So they have every right to talk whatever they want to talk. But finally, see what happened in Assam. Assam Gana Parishad departed. But at the end of the day, they agreed and they expressed their solidarity with Narendra Modi ji and Bharatiya Janata Party, and they are contesting along with us, all other parties of the Northeast. Same thing is going to happen in Tripura, I am confident. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के तीसरे हिस्से में मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ टर्निंग पॉइंट करार दिया है। अरुण जेटली ने लिखा कि 2014 के पहले निवेशकों में भ्रष्टाचार को लेकर देश की छवि काफ़ी ख़राब थी। बैंकिंग प्रणाली की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी। देश का टैक्स बेस दुनिया में सबसे पीछे था। बिचौलियों, कर चोरी और विदेशों में संपत्ति बनाने का बोलबाला था। लेकिन 2014 के बाद देश में एक ईमानदार सरकार बनी जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। अरुण जेटली ने बताया कि देश में नैतिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने नई कार्यप्रणाली अपनाई है। इसमें कारोबारी मामलों में मंत्रियों या अधिकारियों के दखल को कम कर बाजार आधारित तंत्र के जरिए निर्णय करने के लिए कदम उठाए गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों को सीधा फायदा सुनिश्चित किया गया है। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और पेशेवर रुख अपनाने को कहा गया है। और इस बीच कांग्रेस नेता ट्राम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और कांग्रेस के लिए इसे एक झटका माना जा रहा है। सीनियर नेता ट्राम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में विशिष्ट बहादुरी, अतुलनीय साहस और कर्तव्य प्रदर्शित करने के लिए सैन्य अधिकारी और जवानों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 3 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 15 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 1 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 25 अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया।
सिपाही ब्रह्मपाल सिंह और सिपाही राजेंद्र कुमार नयन को असाधारण वीरता, अनुकरणीय साहस और अपने कर्तव्य के प्रति उच्चतम समर्पण और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। हेड कांस्टेबल रविंद्र बब्बन धनवड़े को मरणोपरांत शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया। रक्षा अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज PSG इंस्टीट्यूट एंड अप्लाइड रिसर्च के पहले ग्रेजुएशन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे युवा उद्यमी नौकरी प्रदाता बन रहे हैं। स्टार्टअप द्वारा 1.5 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। भारत एक नवाचार समाज के रूप में उभर रहा है। तमिलनाडु समेत 21 राज्यों से स्टार्टअप नीतियां बनाई गई हैं। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। The recently Prime Minister has used one word. He said, "What is patriotism?" He said, "Everybody doing their duty is patriotism." In the beginning, I couldn't understand the seriousness. Everybody doing అంటే ప్రతి ఒక్కడు తన పని తాను చేయడమే దేశభక్తి అని. ఎవడి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి ఏంటంటే if everybody does his work effectively, meaningfully, that is patriotism. It will contribute to the nation's wealth and also to the health. So that has to be followed by one and all. More than 85% students of the first batch have secured placement in the field of their core competence. I congratulate them. Wish you all the best. I congratulate all of you for a brighter and promising career. In Indian tradition, it is said that knowledge can neither be taxed nor can be stolen, neither can it be divided among siblings. It only increases by spending and sharing. Therefore, wealth of the knowledge is the best among all types of wealth. We need to strengthen the value chain between lab and land, from the conception of an innovative idea to its development into a commercial product. In this age of intellectual property rights, innovation, incubation, entrepreneurship of young professionals will play a major role in propelling our economy to newer heights and in creating an inclusive society. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील, ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन पर आज सुनवाई होगी। राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दाखिल याचिका को लेकर रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा दाखिल किया। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से नत्थी किए गए दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। हलफनामे में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की अनुमति के बगैर राफेल लड़ाकू विमान डील के संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकॉपी की गई, जिसे चोरी से ऑफिस से बाहर ले जाया गया। मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट राफेल डील के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले राफेल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरकार को बड़ी राहत दी थी। डील पर उठाए जा रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे पर कोई संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल करार को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं 14 दिसंबर को खारिज कर दी थीं और सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।
पाकिस्तान के साथ आज करतारपुर गलियारे के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर बातचीत हो रही है। गलियारा पाकिस्तानी शहर करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले से जोड़ेगा। सरकार ने गुरु नानक की 550वीं जयंती के मौके पर करतारपुर गलियारे को शुरू करने का फैसला लिया है। लंबे समय से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक आसान और आवाजाही मुहैया कराने की मांग की जा रही थी। इस परियोजना पर दोनों देशों द्वारा सहमति जताने के 3 महीने बाद ये बैठक हो रही है। पिछले साल नवंबर में भारत और पाकिस्तान करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जोड़ने के लिए गलियारा बनाने को सहमत हुए थे। भारत ने करतारपुर साहिब गलियारे के लिए 50 एकड़ भूमि की पहचान की है। इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें यात्री विश्राम भवन, समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित एक पर्यावरण अनुकूल इमारत होगी। इस परिसर में लगभग 5000 यात्रियों के आने जाने की सुविधा होगी। माना जा रहा है कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह शुरू होने से पहले ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। करतारपुर में सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपना अंतिम समय बिताया था। दोनों देशों की सरकारें के अफसर साहिबान आज अटारी में मुलाकात हो रही है। ये करतारपुर साहब का लांघा जो कॉरिडोर करोड़ों सिखों की अरदास थी, कितने सालों से 70 सालों से मांग थी, आज उसको हकीकत बनाने के लिए अगले 6 महीने में पूरे होने के लिए आज उसकी पहली मीटिंग हो रही है दोनों सरकारों के अफसरों के बीच में। तो आज गुरु साहब के चरणों में अरदास करने आए थे कि नया साल चढ़ा है। गुरु साहब ने जहां कृपा हो करके पर तक आप लोगों के मन में बस के ये करतारपुर लांघे हमारी अरदास को परवान करी है। अब जल्द से जल्द ये लांघा बन जाए। अफगानिस्तान की तरफ से ईरानी पोर्ट चाबहार के जरिए भारत को निर्यात की पहली खेप पहुंच गई है और करीब 57 टन ड्राई फ्रूट्स, टेक्सटाइल्स, कारपेट और मिनरल प्रोडक्ट्स की पश्चिमी अफगान शहर जारंज से ईरान चाबहार पोर्ट के लिए रवाना किया गया था। ये खेप जहाज के जरिए मुंबई पहुंची। निर्यात के लिए नया रूट की शुरुआत अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की थी। उन्होंने कहा था कि चाबहार पोर्ट भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्वस्थ सहयोग का परिणाम है और ये आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करेगा। ईरानी पोर्ट अफगानिस्तान को आसानी से समुद्र तक पहुंच देता है और भारत ने इस रूट को विकसित करने में मदद की है, जो कि दोनों देशों को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए व्यापार की सुविधा देता है। आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की राह में चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया है। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर फैसले से पहले चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी, जबकि सुरक्षा परिषद के बाकी सभी देश मसूद पर प्रतिबंध के पक्ष में थे। संयुक्त राष्ट्र में एक राजनयिक ने कहा कि चीन ने प्रस्ताव की पड़ताल करने के लिए और वक्त मांगा है। ये तकनीकी रोक 6 महीने के लिए वैध है और इसे आगे 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की काली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। 2017 में भी चीन ने अड़ंगा लगाकर जैश सरगना मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया था। बीते 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने का ये चौथा प्रस्ताव था। मसूद अजहर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है और फिलहाल पाकिस्तान में है। तो आतंकी मसूद अजहर को लेकर चीन के रवैये पर भारत ने निराशा जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो सभी उपलब्ध विकल्पों पर काम करते रहेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिकों पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। भारत ने उन सभी देशों का आभार जताया है जिन्होंने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की कवायद में समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट में कहा, बड़े छोटे और कई एक बड़े देश ने फिर से रोक दिया। उन्होंने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की कवायद में समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार भी जताया।
और इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान जब तक अपनी जमीन से चल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक भारत की उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। वजीर आजम पाकिस्तान से कि टेरर पे बात नहीं, एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता, और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर इमरान खान सच में शांति के समर्थक हैं तो वो आतंकी मसूद अजहर को भारत को सौंप दें। लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दें मसूद अजहर को। आतंकी मसूद अजहर पर सुरक्षा परिषद में चीन के अड़ंगा लगाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विदेश नीति के मामले में देश में आम राय होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा कि 2009 में यूपीए के समय में भी चाइना ने वही ऑब्जेक्शन लगाया था, तो क्या उस समय आपने ट्वीट किया था? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको? आजकल विदेश नीति में आपको क्या सलाह दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में राज किया है, तो हम उम्मीद करते थे कि कम से कम विदेश नीति के बारे में आपको सही राय दी जाएगी। क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्योंकि नॉर्मली विदेश नीति पर देश में एक कंसेंसस होता है। तो आतंकवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है, आज उस पर सवाल उठेगा। I regret to say with great degree of agony today that what is the Congress commitment in the fight against terror today is becoming suspect. तो ये तो आपके एक बड़े पार्टी के भारी भरकम नेता ने अपनी किताब में कहा है, और क्या कहा है फिर मैं कहूंगा। In his latest book, Nehru, The Invention of India, Mr. Tharoor writes that Indian diplomats who have seen files swear that, तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए कहता हूं राहुल गांधी की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में चीन द्वारा मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। अमेरिका और भारत ने कल भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण समेत सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग को मजबूत करने पर आपसी सहमति जताई। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में ये बातें कही। वॉशिंगटन में 2 दिनों की बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत की ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति को लेकर गंभीर है। इसी को लेकर अमेरिकी प्रशासन भारत में 6 परमाणु आधारित संयंत्र लगाएगा। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले और अमेरिका की तरफ से हथियार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिकी राज्य के अंडर सेक्रेटरी एंड्रिया थॉम्पसन ने बातचीत में
ये बातें हुई और संयुक्त बयान में ये कहा गया कि भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना सहित द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत को दशकों से परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आवश्यकता थी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों के हालात पर भी चिंता जताई गई है। चीन पर आरोप लगाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन में अगर आप एक शिविर में जाते हैं तो आप कभी बाहर नहीं आ सकते। Then there's China, which is in a league of its own when it comes to human rights violations. In just 2018, China intensified its campaign of detaining Muslim minority groups at record levels. Today, more than 1 million Uyghurs, ethnic Kazakhs, and other Muslims are interned in re-education camps designed to erase their religious and ethnic identities. Even some of our friends, allies, and partners around the world have human rights violations. We document those reports with equal force. Our aim is always to identify human rights challenges and use American influence and power to move every nation towards better, more consistent human rights practices. तो ये बातें अमेरिका की ओर से कही गई, खास तौर पे चीन में जो उइगर मुसलमान हैं उनके मानवाधिकारों को लेकर। दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनी बोइंग ने अपने मैक्स 737 श्रृंखला के विमानों के पूरे बेड़े की उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। दुनिया भर के कई देशों द्वारा बोइंग 737 मैक्स विमानों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी बोइंग 737 मैक्स विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगाने का ऐलान किया है। भारत समेत कई यूरोपीय देशों ने पहले ही अपने हवाई क्षेत्र में 737 मैक्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स विमान रविवार को इथोपिया के अदीस अबाबा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।